नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहू ने अपने सास ससुर पर किया अत्याचार। तो ससुर ने ऐसा क्या कर दिया कि बहू के होश ठिकाने आ गए। सूरज जी और रेखा जी का इकलौता बेटा रोहित विवाह के 10 वर्षों के बाद पैदा हुआ था। इसके लिए उन्होंने मंदिर मंदिर जाकर भगवान के आगे माथा टेका था। न जाने कितनी मन्नतें मांगी थी। तब जाकर भगवान नींद से जागे और उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने सीमित साधनों में भी वह उसके लिए जितना कर सकते थे उससे ज्यादा ही कर रहे थे। रोहित बड़े ही लाड प्यार से बड़ा हो रहा था। सूरज जी और रेखा जी उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे, अच्छे से अच्छे संस्कार भी दे रहे थे। रोहित धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह अपने माता पिता पर जान छिड़कता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे बहुत ही अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश भी मिल गया, जहां उसकी मुलाकात रजनी से हुई, जो उसी की क्लास में थी। रजनी को देखते ही रोहित के मन में प्यार की धीमी धीमी आवाज आने लगी। यही तो वह है जिसके साथ तू अपना जीवन बिता सकता है। रोहित ने जल्दी रजनी के साथ दोस्ती भी कर ली। रजनी को भी रोहित का साथ अच्छा लगने लगा और जल्दी उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन रोहित ने कहा, रजनी मेरे घर चलोगी? तुम्हें मैं अपने मम्मी पापा से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल चलूंगी रोहित, बोलो कब चलना है? रजनी ने कहा, चलो आज ही चलते हैं। हाँ ठीक है। रजनी रोहित के साथ उसके घर आए। वहां सूरज जी और रेखा जी से मिली। उसके बाद उसका उनके घर आना जाना शुरू हो गया। वह अक्सर आकर रेखा जी को काम में मदद कर देती, खुद ही चाय बनाकर ले आती और उसके साथ बैठकर मीठी मीठी बातें भी करती। रेखा जी को भी उसका ये अंदाज बहुत ही अच्छा लगता था। रेखा जी समझ तो गई थी कि ये प्यार का चक्कर है, लेकिन अपने मुंह से उन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा। हमेशा रोहित की दोस्त के रूप में ही उससे मिलती रही। रोहित ने भी अपने घर पर रजनी के विषय में ज्यादा कुछ नहीं बताया था। उसका परिचय एक बहुत अच्छी दोस्त के रूप में ही करवाया था। वह अपनी नौकरी लगने का इंतजार कर रहा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होती ही उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद रोहित सोचने लगा कि अब यही सही समय है विवाह करने के लिए। माँ को भी कंपनी मिल जाएगी। ऐसा सोचकर उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ आपको रजनी कैसी लगती है? क्यों, तू ऐसा क्यों पूछता है? अच्छी लड़की तो अच्छी लगेगी ना। नहीं माँ, मेरे पूछने का मतलब है। क्या मतलब है रोहित? मतलब आपको बहू के रूप में कैसी लगती है? अरे मुझे बहू के रूप में कैसी लगती है इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुझे पत्नी के रूप में वह कैसी लगती है। तुझे अच्छी लगती है इसका मतलब मुझे भी अच्छी लगती है। तू बता, तुझे पत्नी के रूप में कैसी लगती है? हाँ माँ, हम दोनों प्यार करते हैं और अब शादी करना चाहते हैं। ठीक है रोहित, हम तो बहुत खुश हैं। हम तो पहले से ही जानते थे, बस इंतजार कर रहे थे कि तू कब बताएगा, कब रजनी को दुल्हन बनाकर अपने घर लाएगा और कब मेरा इंतजार पूरा होगा। अब हमें उसके मम्मी पापा से भी तो बात करनी पड़ेगी ना। ऐसा करते हैं हम उन्हें खाने पर बुला लेते हैं। अपनी माँ को इतना खुश देखकर रोहित फूला नहीं समा रहा था। वह सोच रहा था कि चलो उसकी पहली मंजिल तो तय हो गई। माँ खुश है तो बाबा भी खुशी से इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। तभी रेखा जी ने कहा, पता नहीं रोहित, रजनी ने उसके पापा मम्मी को बताया भी होगा या नहीं। माँ जैसे आप मेरे बोले बिना ही सब जानती हैं, वैसे उसकी माँ को भी इस बात का अंदाजा है। आप लोगों की नजरों से भला कहाँ कुछ छिप सकता है। वैसे वह भी आज ही बात करने वाली है। उसके पापा मम्मी हाँ ही बोलेंगे। रजनी ने बताया है, काफी सुलझे हुए इंसान है उसके पापा। उधर रजनी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे आपको कुछ बताना है और पूछना भी है। रजनी की मम्मी शीला ने हंसते हुए कहा, रजनी मुझे भी रोहित पसंद है और कुछ बताना है? मम्मी आपको कैसे पता? बेटा माँ हो तुम्हारी, तुम्हें क्या लगता है
पिछले 2 सालों से तुम्हारे मन में जो खिचड़ी पक रही है, क्या मैं नहीं जानती? बेटा, मुझे तो तुम्हारे प्यार की भीनी भीनी खुशबू कब से आ रही थी। मैंने तुम्हें रोकना टोकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि रोहित तो मुझे भी शुरू से ही बहुत पसंद है। बाकी अपनी मर्यादा तो तुम खुद भी जानती ही हो। इतना तुम पर मुझे विश्वास है। रजनी ने आई लव यू मम्मा कहते हुए शीला को अपने सीने से लगा लिया। तो उसने चिंतित होते हुए पूछा, लेकिन मम्मी, क्या पापा मान जाएंगे? उन्हें भी बताया बेटा, हमारी इस मामले में बात हो चुकी है। हम तो तुम्हारे मुंह से सुनने का इंतजार कर रहे थे। इतने में ही रजनी के पास रोहित की माँ रेखा जी का फोन आया। रजनी ने फोन उठाया और कहा, हेलो आंटी। आंटी नहीं रजनी, अब तो तुम माँ कह सकती हो। रजनी शर्मा गई और कहा, ठीक है माँ। रजनी, तुम्हारी मम्मी से बात करो बेटा। जी माँ, देती हूँ। शीला को फोन देते हुए रजनी ने कहा, मम्मा, रोहित की माँ का फोन है। हेलो रेखा जी। जी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ शीला जी। आज शाम का खाना हम साथ में करेंगे। मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि आप लोग आ जाएंगे। अरे बिल्कुल रेखा जी, जी हम जरूर आएंगे। वैसे आपको भी रजनी ने बता तो दिया ही होगा ना? जी हाँ, आज ही उसने अपने मुंह से बताया है, लेकिन मैं तो पहले से जानती थी कि इन दोनों के बीच प्यार की खिचड़ी पक रही है। सुनकर रेखा जी हंस दी और कहा, चलिए फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है, बाय। दोनों परिवारों ने मिलकर सब कुछ तय कर लिया और चट मंगनी पर से दोनों का ब्याह भी कर दिया। रजनी तो पहले से ही घर आती जाती थी। उसके व्यवहार को देखकर रेखा जी बहुत खुश थी। वह जानती थी कि उन्हें एक बहुत ही प्यारी बच्ची बहू के रूप में मिली है, जिसे वे हमेशा बेटी की तरह प्यार से रखेंगी। लेकिन जरूरी नहीं कि जैसा हम सोचते हैं सब कुछ वैसा ही हो। बेवाह हुआ और विवाह के बाद सब कुछ बदल गया। रजनी एकदम अलग लग रही थी। जैसे वह पहले दिखाती थी, बस अब उसके अंदर कुछ भी नहीं था। उसे तो केवल अपना पति रोहित ही इस घर में चाहिए था। रेखा जी और सूरज जी की मौजूदगी उसे हमेशा ही खलती रहती थी, जबकि वे दोनों उसके जीवन में कभी बाधक नहीं बनते थे। वह रेखा जी से ढंग से बात नहीं करती, उनकी बातों का जवाब नहीं देती और उनका अपमान भी करती थी। ये वह उस समय करती थी जब रोहित घर पर ना हो। रजनी के ऐसे व्यवहार के बावजूद भी रेखा जी हमेशा उस पर प्यार लुटाती रही, ये सोचकर कि प्यार के आगे तो हर इंसान झुक जाता है, पत्थर दिल भी पिघल जाता है। रेखा जी जैसा चाह रही थी वैसा कुछ भी ना हो पाया। रजनी का व्यवहार दिन पर दिन और भी बुरा होता गया। रात को वह रोहित की बाहों में जाकर झूठे मनगढ़ंत किस्से उसे सुनाती रहती। आज माँ ने ऐसा कहा, आज माँ ने वैसा कहा। वह रेखा जी की शिकायत करती ही रहती थी। रोहित को रजनी की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह तो अपनी माँ को जानता ही था। उसे पता था माँ ऐसा कभी नहीं करेंगी। लेकिन रजनी आखिर चाहती क्या है? क्या अलग होने के लिए वह सबरायता फैला रही है? रजनी के मन में उठे हुए तूफान को रोहित समझ रहा था, इसलिए रोहित और रजनी के बीच धीरे धीरे झगड़े शुरू हो गए। ये झगड़े कुछ ही दिनों में रात से दिन तक और कमरे से पूरे घर तक अपनी मौजूदगी दिखाने लगे। रेखा जी और सूरज जी के कान जब ये सब सुनते तो उनकी आंखें आंसू बहाने लगती थी। मन दुखी हो जाता और वे दोनों मजबूर हो जाते कि करे तो करे क्या। इसी कश्मकश में कुछ और दिन बीते। घर में शांति नहीं थी, प्यार नहीं था। एक दिन रेखा जी ने सूरज जी से कहा, सूरज जी, यदि हमारी वजह से हमारे बेटे के जीवन का सुख और सुकून छिन रहा है तो फिर हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। सूरज जी भी सब कुछ जानती थी। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम रोहित और रजनी से कह देते हैं कि यदि उन्हें हमारा साथ पसंद नहीं है तो फिर और कहीं अपने घर देख ले। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते रेखा जी? ये घर हमारा है, मेरे खून पसीने की कमाई का। इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? नहीं सूरज जी, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हम उन्हें अपने घर से निकाल रहे हैं। रेखा जी,
तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, गलत सोच रही हो। सूरज जी, मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से बच्चों का जीवन नर्क बन जाए। देखो रोहित कभी हमसे अलग नहीं जाएगा, कितना प्यार करता है हमको, लेकिन इस वक्त वह भी तो मजबूर है। बेचारा करे तो क्या करे, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई, ना में छोड़ सकता है ना उसे। मुझे डर है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो उन दोनों के झगड़े बढ़ते बढ़ते कहीं तलाक तक ना पहुंच जाए। ये घर तो बहुत बड़ा है, 3 बेडरूम है, हमें इतने बड़े घर की क्या जरूरत है। फिजूल में सफाई का झंझट रहेगा, हमारे लिए तो एक रूम किचन हॉल ही काफी है। सूरज जी दंग होकर अपनी पत्नी को देखे ही जा रहे थे, सोच रहे थे कि एक माँ का दिल कितना बड़ा और कितना त्याग से परिपूर्ण होता है। आखिरकार सूरज जी को रेखा जी के आगे झुकना पड़ा और उसका निर्णय मानना ही पड़ा। उन्होंने रोहित को बताए बिना अपने लिए मकान ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन सूरज जी और रेखा जी स्कूटर से घूमते हुए काफी दूर निकल आए, जहां वे कभी भी नहीं जाते थे। उस रास्ते पर एक वृद्ध आश्रम था, जिस पर उसका नाम लिखा था आस्था वृद्ध आश्रम। सूरज जी के पांव अपने आप ही वहां पर ठहर गए। वह ध्यान से उसी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, रेखा जी चलो ना, अंदर चलकर देखते हैं, देखिए तो यहाँ क्या व्यवस्था रहती है। रेखा जी ने कहा, क्या आप क्या सोच रहे हो, क्या अब हम वृद्धाश्रम में रहेंगे? चलकर देखो तो सही। सूरज जी की बात मानकर रेखा जी अंदर वृद्धा आश्रम में आ गई। वहां उन्होंने देखा एकदम साफ सफाई थी और कहीं से हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। दोनों रिसेप्शन पर पहुंची। वहां एक लड़की बैठी थी जिसका नाम था गौरी। सूरज जी और रेखा जी को देखते ही गौरी खड़ी हो गई और कहा, आइए अंकल आंटी। कुर्सी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, बैठिए। कुर्सी पर बैठते हुए सूरज जी ने पूछा, इतना हंसने और बातें करने की आवाज? अरे अंकल जी, हमारे यहाँ का माहौल बहुत ही खुशियों से भरा होता है। सब अपने दर्द को भूलने के लिए तो यहाँ आते हैं, घंटों बैठकर बातें करते रहते हैं, सुबह प्राणायाम करते हैं, फिर सब साथ में नाश्ता करते हैं, कुछ देर अपने कमरे में जाकर नित्य के सारे काम निपटाते हैं, दोपहर के खाने के बाद सब आराम करते हैं, शाम को साथ में घूमने जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। रेखा जी ने पूछा, इन्हें यहाँ रहने का दुख नहीं होता? नहीं आंटी, दुख से भाग कर ही तो यहाँ आते हैं, अपना अकेलापन दूर करने, अपना तनाव दूर करने। कुछ लोग परेशान होकर यहाँ आए हैं, लेकिन कुछ खुशी से आए हैं। खुशी से? रेखा जी ने प्रश्न किया। हाँ आंटी, उनके बच्चे विदेशों में जाकर बस गए हैं, इन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर ये लोग जाना नहीं चाहते। बच्चों ने अकेले रहने देना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ आ गए हैं। उनके बच्चे हमेशा यहाँ पैसे भेजते रहते हैं, सिर्फ अपने माता पिता के लिए ही नहीं, बल्कि जो सक्षम है वे लोग ज्यादा धनराशि देकर हमारे वृद्ध आश्रम की सहायता भी करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो सताए हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो भगाए गए हैं। अपना मकान पोत्र मुंह में उनके नाम करने वाले बदकिस्मत भी यहाँ हैं। कहते हुए गौरी थोड़ी भावुक हो गई। अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, बोलिए अंकल, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? नहीं नहीं बेटा, हम तो उधर से गुजर रहे थे, बस यूं ही देखने आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं। रेखा जी ने कहा, ठीक है आंटी, यदि भविष्य में कभी भी हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर कहिएगा। ठीक है बेटा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाहर निकलते ही सूरज जी ने कहा, रेखा जी, एक रूम किचन के छोटे से घर में अकेले रहने से अच्छा है यहाँ हम अपनी उम्र के लोगों के साथ रहे। क्या कहती हो तुम? मुझे भी वहां काफी अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है तुम यही सोच रहे हो। वृद्धाश्रम के हंसी खुशी के माहौल को देखकर रेखा जी खुश थी। ये देखकर सूरज जी ने पूछा, क्या कहती हो रेखा जी, तो छोड़ दे उस घर को? हाँ, लेकिन रोहित नहीं मानेगा। उसके लिए हमारा ये फैसला बहुत ही दुखदाई होगा। मैं उसके सामने ये कभी नहीं कह पाऊंगी। रेखा जी ने दुखी होते हुए कहा, मैं जानता हूं रेखा जी,
जब वह टूर पर जाएगा तब हम यहाँ शिफ्ट होंगे, और जब वह हमसे मिलने आएगा तब मैं उसे समझाऊंगा किसी में हम सबकी भलाई है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इसी में हम सबकी भलाई है। कहते हुए रेखा जी की आंखों में आंसू छलक आए, जिन्हें वह काफी समय से अंदर रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह माने ही नहीं। सूरज जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत रेखा जी, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं तो हर वक्त घर पर ही था। मैं सब जानता हूं तुमने कितनी कोशिश की है। खैर छोड़ो, रोना बंद करो और हिम्मत से काम लो। अगले हफ्ते लगभग 4-5 दिनों के बाद शुक्रवार के दिन रोहित अपने टूर पर जा रहा था। तब रेखा जी उसके पास गई और उससे पूछा, रोहित बेटा, कब वापस आएगा? माँ, 5 दिन का टूर है। क्यों माँ, क्या हो गया? आप उदास लग रही हो। क्या बात है, बताओ। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस मन थोड़ा भारी हो रहा था। रोहित ने पूछा, माँ, टूर कैंसिल कर दूं क्या? कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, पर मुझे आपकी चिंता लगी रहेगी। कहते हुए रोहित ने उन्हें सीने से लगा लिया। तब तक सूरज जी भी वहां आ गए और वे भी बिना कुछ कहे रोहित के गले लग गए। रजनी ये दृश्य देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि वाह, बड़ा प्यार लुटाया जा रहा है एक दूसरे पर। सोचते हुए वापस रसोई में चली गई। उसके बाद रोहित अपने टूर पर चला गया। रेखा जी ने रोहित के जाने के बाद 2 सूटकेस निकाले और दोनों के कपड़े और कुछ जरूरी सामान रखना शुरू कर दिया। रजनी ने ये देख लिया, लेकिन कुछ पूछ ना सकी। रेखा जी ने पूरी तैयारी कर ली। उसके बाद वो घर के हर कमरे को जाकर देख रही थी, जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया था। सुख दुख सब कुछ इन्हीं 4 दीवारों के अंदर महसूस किया था। आज उसी 4 दीवारी को छोड़ते समय हर कमरे के अंदर उनके आंसू टपक कर गिर रहे थे। पूरा जीवन ही कुछ पलों उनकी आंखों में घूम गया था। उसके बाद वे रजनी से मिलने बिना, कुछ भी कहे बिना, जब वह स्नान करने गई थी, घर से निकल गई। घर की तरफ देखकर दोनों ने अंतिम प्रणाम किया। तभी सूरज जी ने रेखा जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रेखा जी, अब चलो भी। मुमाया जितनी भी इस घर से है, अब तुम्हें छोड़ना होगा। अब हमारा एक नया ठिकाना है, चलो। इतना कहते हुए सूरज जी ने रेखा जी का हाथ पकड़ा और अपने घर को आखिरी बार देखते हुए निकल गए। वृद्धाश्रम पहुंचते ही सबने उनका स्वागत किया। सब उनके पास आकर अपना परिचय दे रहे थे। सबने उनका नाम पूछा, क्या करते थे ये भी पूछा, किंतु यहाँ क्यों और कैसे आए किसी ने नहीं पूछा। किसी ने भी उनके घावों को खुरीदने की कोशिश नहीं की। वृद्धाश्रम में रेखा जी और सूरज जी वहां रहने वाले वृद्धों से बात कर रहे थे, और इनमें से एक वृद्ध दीना नानची ने कहा, सूरज जी, यहाँ हम सब बड़े ही प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। सुबह से शाम कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता। सभी की बातें सुनकर उन्हें सुकून मिल रहा था, लेकिन घर की याद आना स्वाभाविक ही था। जब वे अपने कमरे में गए तो देखा उनका कमरा साफ सुथरा व्यवस्थित था, जहां रोजाना की जरूरत की हर चीज मौजूद थी। उन्हें देखकर अच्छा लगा। उधर रजनी जब नहाकर बाहर निकली तो देखा सूरज जी और रेखा जी घर पर नहीं थे, पर सूटकेस भी नहीं थे जो रेखा जी ने तैयार किए थे। रजनी डर रही थी और सोच रही थी कि वह रोहित को क्या जवाब देगी। उसे ये विचार आया कि उसने थोड़े ही उन्हें इस घर से जाने के लिए कहा था। वह तो अपनी मर्जी से चली गई, इसमें उसकी भला क्या गलती। दूसरे दिन से वृद्धा आश्रम में सूरज जी और रेखा जी की जीवन शैली एकदम बदल चुकी थी। सुबह सभी वृद्धों के साथ में योगा प्राणायाम करते, टहलने जाते, सब मिलकर नाश्ता करते, एक दूसरे का सुख दुख बांटते और सभी भूतकाल में मिले हुए गम को भूलकर वर्तमान का सुखी जीवन जीते थे। दोपहर का खाना, फिर आराम। उसके बाद कोई अपनी खुशी से बागवानी करता, कोई वृक्षों को पानी देता और कुछ लोग बैठकर हंसी मजाक करते। ये सब रोज ऐसा ही चलता रहता। 5 दिन बाद रोहित जब घर लौटा
और हमेशा की तरह अपनी माँ को आवाज देता हुआ सूरज जी और रेखा जी के कमरे में उनसे मिलने गया। तब वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसके माता पिता कमरे में नहीं है। उसने रजनी से पूछा, रजनी इतनी रात को 11 बजे माँ पापा कहाँ गए हैं? दिखाई नहीं दे रहे। सब ठीक तो है ना? रजनी रोने लगी। रोते हुए ही उसने कहा, मुझे नहीं पता वे कहाँ गए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? कहाँ गए, कब गए, कहाँ गए? ये तो नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन तुम गए थे उसी दिन बेबी। तुमने उन्हें रोका नहीं? अब समझा उस दिन माँ और पापा इतने उदास होकर मुझसे क्यों मिल रहे थे। उसने रजनी से पूछा, रजनी क्या हुआ था, सच सच बताओ, क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं। मैंने उन्हें जाने के लिए थोड़ी कहा था। तो अपनी मर्जी से ही घर छोड़कर चले गए। रोहित के हाथ में पानी का भरा हुआ ग्लास था जो उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। उसने कहा, भर गया तुम्हारा मन, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। यही चाहती थी ना तुम। तुम्हारी वजह से आज मेरे माँ पापा ने ये घर छोड़ दिया है। जानती हो, जिस जमीन पर तुम अपने पांव रखकर खड़े हो ना रजनी, यहाँ मेरे पापा का खून पसीना लगा है, तब जाकर ये मकान बना है। मेरी माँ के संस्कार और उनकी तपस्या से ये मकान घर बना है। तुमने उसी घर से उन्हें चले जाने पर मजबूर कर दिया। रोहित ने आगे कहा, मैं तुम्हें तभी अचानक रजनी को वहीं खड़े खड़े उल्टी के उबके आने लगे और साथ ही चक्कर भी। ये देखते ही रोहित ने उसे संभाला और बाथरूम में ले गया। वह रजनी ने उल्टी की। फिर रोहित ने उसे बिस्तर पर लाकर लिटा दिया। रजनी के उल्टी करने से रोहित घबरा गया और उसने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाकर बुलाया। तब पता चला कि रजनी मां बनने वाली है। रोहित अब उसे इस परिस्थिति में और कुछ भी नहीं कह सकता था, बल्कि उसे अब डॉक्टर के कहे मुताबिक रजनी का ख्याल रखना था। उस रात भर रोहित बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर सुबह का इंतजार करता रहा, ताकि सुबह होते से वह अपने माता पिता को ढूंढने निकल जाए। उधर सूरज जी और रेखा जी के घर छोड़कर जाने की खबर आग की तरह लिपट कर फैल गई। इस खबर ने रजनी के घर पर भी दस्तक दे दी। रजनी के माता पिता अपनी बेटी की इस हरकत से शर्मिंदा थे, वैसे नाराज थे। तभी उसके पापा का फोन आया। हेलो रजनी। हेलो पापा। रजनी, तुमने क्या कर डाला? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी उसकी मम्मी ने फोन लेते हुए कहा, तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। धिक्कार है तुम पर रजनी। तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमने। तूने कहां से भर लिया अपने मन में इतना सहन कि परिवार ही तोड़ डाली। छी। कहते उन्होंने फोन काट दिया। रजनी रोने के सिवाय कर भी क्या सकती थी। दूसरे दिन सुबह होते ही रोहित ने सारे रिश्तेदारों से फोन करके अपने माँ पापा के बारे में पूछा। कहीं से कुछ भी पता नहीं चलने के बाद उसने शहर के वृद्ध आश्रमों की तरफ रुख किया। 2-3 वृद्ध आश्रम देखने के बाद वह आसरा वृद्ध आश्रम पहुंचा। अनुमति लेने के बाद वह उस बगीचे में पहुंचा जहां उसके माँ पापा टहल रहे थे। माँ सूरज जी और रेखा जी को देखकर वह दौड़कर उनके पास गया और रेखा जी के गले लगकर रोने लगा। रोते हुए उसने पूछा, माँ पापा घर चलो। ये क्या किया आप लोगों ने? वह घर आपका है, मैं भी तो आपका ही हूं। आप मुझे छोड़कर कैसे आ रह सकते हो? नहीं बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ है? तुम तो हर वक्त हमारे दिल के करीब ही रहते हो। तुम्हारे सिवाय हमारा इस दुनिया में है ही कौन? अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए रेखा जी ने कहा। सूरज जी ने कहा, बेटा हम सभी की भलाई इसी में है और हम दोनों अब बहुत खुश हैं। कोई दुख तकलीफ कुछ भी नहीं है हमें। माँ रजनी भी खुश होगी, सुकून के साथ रह सकेगी। नहीं पापा, मैं कुछ नहीं जानता। आपको मेरे साथ अभी इसी वक्त घर चलना पड़ेगा। नहीं रोहित, हम वापस नहीं लौटेंगे। तुम जाओ, आते रहना, मिलते रहना और खुश रहना। रजनी को भी खुश रखना। शायद भगवान को यही मंजूर था और भाग्य में भी यही लिखा था। रोहित ने बहुत समझाया
उसके बहुत जिद करने पर सूरज जी के मुंह से अंतर निकल ही गया, बेटा मैं रेखा जी का दिन रात होता हुआ अपमान नहीं देख सकता। उसने बहुत कोशिश की किंतु सब कुछ ठीक नहीं कर पाई। वह हार गई रोहित, कहते हुए सूरज जी की आंखों से भी पानी बह निकला। रोहित उदास होकर खाली हाथ घर लौट आया। रजनी के ऊपर उसे बहुत गुस्सा था, लेकिन उसके प्रेग्नेंट होने के कारण वह उसे कुछ भी ना कह सका। रजनी को वह बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने रोहित का दिल तोड़ दिया था। अब उसके दिल में रजनी के लिए ना ही वह सम्मान था और ना ही उतना प्यार। यदि कुछ था तो वह था समझौता, ताकि उनके आने वाली संतान को माता पिता दोनों का प्यार मिल सके। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। रोहित अपने माता पिता से मिलने हर दूसरे दिन वृद्धाश्रम जाता रहा। हमेशा कुछ ना कुछ लेकर वह वहां पहुंच ही जाता था। रजनी की प्रेगनेंसी के दौरान तबीयत खराब रहने लगी। उसकी देखभाल करने के लिए अब घर में किसी का होना बहुत जरूरी था। रोहित को हमेशा शहर से बाहर टूर पर जाना होता था। एक दिन रजनी ने अपनी मम्मी को फोन लगाया। हेलो मम्मी। हेलो, हाँ बोलो रजनी। मम्मी डॉक्टर ने कहा मुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। क्या आप? नहीं रजनी, तुम्हारी भाभी निधि भी तो प्रेग्नेंट है। मैं उसे छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? इस समय मेरा उसके पास है ना बहुत जरूरी है। वैसे भी यदि मैं वहां आ गई तो उसका मतलब तो यही होगा ना कि तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के बाद भी मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। तुम रेखा जी को वापस क्यों नहीं बुला लेती? अब समझ आ रहा है तुम्हें बड़े बुजुर्गों का साथ कितना मीठा और कितना जरूरी होता है। काश तुमने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो आज तुम्हें मुझे इस तरह नहीं बुलाना पड़ता। ही रजनी के मुंह पर पड़ा ऐसा तमाचा था जिसका घाव उसे अंदर तक छलनी कर गया। वह कितनी अच्छी है मैं जानती हूँ। तुमने तो रोहित का भी दिल तोड़ दिया और उसे उसके ही माँ बाप से अलग कर दिया। अब भी तुम्हारे दिल में परिवर्तन आया हो। यदि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो तो जाओ और माफी मांगकर अपने सास ससुर को वापस लेकर आओ। मैं यदि वहां आऊंगी तो उसका तब ये होगा कि मैंने अपनी बेटी के कारण ऐसे समय में बहू को अकेला छोड़ दिया। मैं नहीं आ पाऊंगी रजनी। पर मम्मा, तो कुछ और बोले इससे पहले शीला जी ने फोन काट दिया। रजनी की आंखों में अपनी माँ का ऐसा जवाब सुनकर आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी तो कल्पना ही नहीं की थी। आज उसे रेखा जी बहुत ही याद आ रही थी। कितना ख्याल रखती थी वह उसका। आज रजनी को अपनी गलती का एहसास होने के साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों की घर में उपस्थिति की अहमियत भी पता चल रही थी। उधर रेखा जी और सूरज जी अपने मित्र मंडल के साथ बहुत खुश थे। धीरे धीरे उन्हें अपने घर की याद आना कम होते जा रहा था। रोहित शाम को ऑफिस से आया तब उसने रजनी से पूछा, रजनी तुम्हारी मम्मी को फोन किया क्या? कब आ रही है वह? रजनी का चेहरा उतर गया। क्या हुआ रजनी, बोलती क्यों नहीं? रोहित, भाभी भी प्रेग्नेंट है ना, इसलिए मम्मी नहीं आ पाएंगी। उन्होंने कहा ऐसे समय में उनका बाहर रहना बहुत जरूरी है। और क्या? और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा रेखा जी से माफी मांगकर उन्हें वापस लेकर आओ। जो गलती कर चुकी हूं उसे सुधारो। रोहित ने कहा। वाह वाह, आज मेरी माँ की जरूरत आन पड़ी अपने स्वार्थ के लिए ना रजनी। स्वार्थ पूर्ति होने के बाद फिर क्या करोगी? तो उन्हें मजबूर कर दोगी कि वह उनका ही ये घर छोड़कर चली जाए। रोहित प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब मैं पछता रही हूँ। लेकिन नजरी, किस मुंह से मैं माँ पापा को लेने जाऊं ये कहकर कि रजनी प्रेग्नेंट है और हमें हमें आपकी जरूरत है? ये मुझसे नहीं होगा रजनी। मैंने तो सोचा था हमारा छोटा सा परिवार है, सुख शांति से रहेंगे, लेकिन तुमसे वह ना हो पाया। इतना कहकर रोहित शांत होकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। रोहित एक दिन पहले ही टूर से वापस लौटा था और आज अपने लोकल ऑफिस से लौटकर आने के बाद रेखा जी
और सूरज जी से मिलने वृद्धाश्रम जाने वाला था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ से ये सब कैसे कह पाएगा। मैं तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया और रजनी से कहा, चलो कार में चलकर बैठो। रजनी बिना कुछ बोले चुपचाप उठकर कार में जाकर बैठ गई। वे दोनों चुपचाप थे। कार रोड का सीना चीरते हुए अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ती जा रही थी। आशा वृद्धा आश्रम पे जाकर उनकी कार रुकी। रोहित सीधे अंदर की तरफ जाने लगा। जाते हुए उसने रजनी से कहा, तुम आराम से धीरे धीरे चलकर आओ। रिसेप्शन पर आकर रोहित ने रिसेप्शन पर बैठी लड़की गौरी से कहा, गौरी मेरे माँ पापा को बुला दीजिए। रोहित जी मैं देखो, मैं उस पेड़ के नीचे सबके साथ बैठे हैं, आप वहीं जाकर मिल लीजिए। रोहित और रजनी पेड़ के पास पहुंचे तो जोर से खिलखिलाकर हंसने की और बातें करने की आवाजें आ रही थी। रोहित ने रजनी से कहा, रजनी देखो कैसे खिलखिलाकर हंसने की आवाज आ रही है माँ और पापा की, जो मैंने तुम्हारे आने के बाद घर पर कभी भी नहीं सुनी। हमेशा तनाव में ही दिखते थे। अब उनकी ये खुशी, उनके जीवन के ये सुकून के हंसते हुए पल मैं उनसे नहीं छीन सकता। मैं जानता हूं यदि तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात कहकर मैं उन्हें वापस घर बुलाऊंगा तो वह खुशी खुशी लौट आएंगे। अपनी एक और जवाबदारी पूरी करने पर मैं स्वार्थी बनकर ये नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था रजनी। मैं तो वह अभागा हूं कि जिसके जीते जी उसके माँ पापा को वृद्धा आश्रम में रहना पड़ रहा है। क्या पता भविष्य हमें भी यही दिन दिखाए, क्योंकि तुम भी तो अपने गर्भ में संतान लेकर बैठी हो। माँ बनने की तुम्हारी ये खुशी देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि जब मैं माँ के गर्भ में रहा तब माँ की कितनी खुशी रही होंगी। उस समय उन्हें ये ख्याल भी नहीं होगा कि उन्हें जीवन में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। रजनी निःशब्द थी, लेकिन जो समय बीत चुका था उसे वापस लाकर सब कुछ ठीक कर देना अब असंभव था। रेखा जी और सूरज जी की नजर जैसे ही रोहित और रजनी पर पड़ी, वह तुरंत ही उठकर आए। रजनी को देखकर खुश होते हुए रेखा जी ने कहा, अरे रजनी तुम भी आई हो, कैसी हो बेटा? रजनी ने झुककर रेखा जी और सूरज जी के पांव छूते हुए कहा, माँ पापा मुझे माफ कर दो। रेखा जी ने कहा, रजनी बेटा हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं और तुम दोनों भी बिना झगड़ा किए खुश रहना। जब भी इच्छा हो मिलने आ जाना। तुम आई बेटा तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद रोहित और रजनी वापस लौट गए। कार में बैठकर रजनी अपने दोनों हाथों को देख रही थी, जो उसे आज बिल्कुल खाली लग रहे थे। ना माँ बाप खुश थे, ना सास ससुर और ना ही जीवन साथी। वे अपने खाली हाथ लेकर जब घर वापस लौटी तो उसे अपना घर भी बिल्कुल खाली लग रहा था, जिसे यदि वह चाहती तो रौनक और खुशियों से भर सकती थी, जो वह ना कर सकी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।